बिन धार्मिक मतलब आदिवासी समुदाय अनेक धर्मों में बटा हुआ है। अगर हम सिर्फ हिंदू धर्म पे ही काम करेंगे तो ईसाई धर्म में जो गया है, मुस्लिम में गया है, जैन में गया है, बौद्ध में गया है, वो हमारे साथ नहीं जुड़ेगा। तो पूरे देश के आदिवासियों के लिए काम करना है तो बिन धार्मिक मतलब आदिवासी समुदाय किसी भी धर्म में है, उन सभी धर्मों से निकाल के या सभी धर्मों से लाके हमें आदिवासी पे काम करना है। बिन बॉर्डरलेस, बिन बॉर्डरलेस मतलब चलो पंचायत या जिला की सीमा से जो आवश्यकता के हिसाब से बनती है, लेकिन राज्य में जो बैठा हुआ है तो बिन बॉर्डरलेस किसी भी राज्य में ऐसा नहीं है राजस्थान या गुजरात में काम होगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सारे देश के जितने राज्य में आदिवासी समुदाय है सारे राज्यों में काम होगा, मतलब बॉर्डरलेस। और एक था बिन राजनीतिक, और बिन राजनीतिक में मेन ये था कि आदिवासी समुदाय कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है, आप में भी है, छोटी मोटी जो भी पार्टियां सब में है। तो हमारी चिंतन शिविर में हर पार्टी का कार्यकर्ता को बुला के, हर व्यक्ति जो किसी भी पार्टी में है सबको बुला के हम आदिवासी पे बात करेंगे ये, और ये बात लेके हम चले 3-4 साल 5 साल, लेकिन हमें मीटिंग करने से रोका गया, हमें एकत्रित होने से रोका गया, सोशल मीडिया पे लिखने से रोका गया, और मीटिंग में कोई कर्मचारी आया उसको निलंबित करने का काम किया। तो हमें पता चला ये क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है। इसलिए हो रहा है कि आदिवासी समुदाय जागरूक हो रहा था, उसको रोका कैसे जाए। तो कर कौन रहा था, तो हमारे ही समाज के जो राजनीतिक पार्टियों में नेता है वो कर रहे थे। तो उनका इलाज क्या है, उनका इलाज ये है कि उनको दोबारा नहीं जीतने दिया जाए, वही इलाज है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए तो राजनीतिक में जाना ही पड़ेगा। बाकी 4 स्तंभ थे, कई बार कुछ लोग कहते हैं कि स्तंभ थे, क्योंकि अगर बाई चांस वो नहीं किया होता, 2018 में मैं और मेरे हमारे सीनियर साथी राम प्रसाद जी विधायक नहीं बने होते तो 100% हम पे नक्सलाइट या माओवाद का ठप्पा लगा के हम लोगों को जेलों में डाल दिया होता। आज यही हो रहा है, जो व्यक्ति संविधान की बात करेगा, जो व्यक्ति आदिवासी की बात करेगा, जल जंगल जमीन की बात करेगा, अगर उसका पॉलिटिकली अगर थोड़ा पावर नहीं है तो उस पर डब्बा लगा के उसको जेलों में डालने का काम किया जा रहा है। तो हमें लगा ये इसके बिना पॉसिबल, आदिवासी देश लेवल पे आदिवासी की आवाज बनना है, देश लेवल पे आदिवासी के हक अधिकार के लिए लड़ना है, तो हमें उस स्तंभ को तोड़ते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, और हमें सत्ता में हिस्सेदारी निभानी ही पड़ेगी। भले सत्ता में नहीं निभाए लेकिन विपक्ष में भी बैठ के हमको बात करनी है। लेकिन हमारे सबके माइंड में क्या डाला, राजनीति गंदी होती है। तो आप सब ऐसे भी इकट्ठे हो सकते थे। मैंने कहा था हमारे वहां से कोई प्रतिनिधित्व, कोई सामाजिक कार्यकर्ता भेज देता हूं, ना ना आपको ही आना पड़ेगा। तो मेरे में ऐसा क्या है, मैं आप सबसे अधिकतर साथियों से 90% साथियों से उम्र में छोटा हूं, मैंने कोई एक्सपर्ट यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ाई भी नहीं की, ऐसा तो है ही नहीं। तो मुझे ही सुनना और मुझे ही बुलाना क्यों पसंद किया आपने, क्योंकि मैं विधानसभा पार्लियामेंट में देश के आदिवासी के लिए बोलता हूं, इसलिए पसंद किया। और हमारी जनता, हमने सोचा होता राजनीति गंदी होती है कि आप मुझे बुलाते और मैं उस मतलब वहां पहुंचता क्या, और वहां नहीं पहुंचता आप क्या मुझे बुलाते, नहीं बुलाते। तो हमें इस पहलू पे जाना पड़ेगा। अब किस रास्ते पे जाओगे, कैसे जाओगे, वो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आज जो स्थिति बनी हुई है पूरे देश के अंदर, लगभग 8-8.5% ट्राइबल है 2011 की जनगणना के हिसाब से। 140 करोड़ पॉपुलेशन में हम माने 12-13 करोड़ के आसपास, 14-13 करोड़ के आसपास हम लोग पूरे देश के अंदर, और कई ऐसे हैं जो जनगणना में काउंट में भी नहीं है। कई ओरिजिनल ट्राइबल हैं लेकिन काउंट नहीं है, या वो एससी में है, ओबीसी में है, जनरल में। जैसे कि छोटा नागपुर इलाके से गए असम, त्रिपुरा 90 लाख के आसपास ट्राइबल है। छोटा नागपुर से गए जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, कुछ मध्य प्रदेश वाला इलाका,
यहां से गए अंडमान निकोबार और कहते हैं कि अंडमान निकोबार पे पहला इंसानों को रहने लायक जगह बनाने का काम छोटा नागपुर के आदिवासियों ने ही किया था, जिसमें गोंड है, उराव है, संथाल है, भील भी। वहां पर 3 से 4 लाख आदिवासी हैं जो गोंड, भील, उराव, संथाल है, लेकिन वो आज सामान्य में। तो देश के अंदर 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन जो ओरिजिनल आदिवासी है, लेकिन वो कागजों में नहीं है। तो उस हिसाब से देश में 16 से 17 करोड़ के आसपास ट्राइबल हैं। ये बात अलग है, कुछ लोग बोगस भी हैं जो जबरदस्ती लाभ लेने के लिए आदिवासी में घुसने का प्रयास करते हैं, जो गुजरात में हुआ, महाराष्ट्र में हो रहे हैं, कुछ अभी झारखंड में सुनने में आ रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि संस्कृति भूल गए, इतिहास भूल गए और चले गए। अब लगा कि हाँ, अब भागना पड़ेगा, वापस घर की ओर लौटना पड़ेगा। तो लोग को 16-17 करोड़ आदिवासी है। वो आदिवासी समुदाय में 1 नंबर पे राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश है। 1.5 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ 80 लाख के आसपास ट्राइबल मध्य प्रदेश में है। और स्थिति मध्य प्रदेश की यह है कि सबसे ज्यादा आदिवासी संगठन कहां है? मध्य प्रदेश में। 47 सीटें शायद रिजर्व है, 46 या 47 ट्राइबल रिजर्व आदिवासी समुदाय की। सबसे ज्यादा सामाजिक संगठन, सबसे ज्यादा अत्याचार, सबसे ज्यादा जल जंगल जमीन से विस्थापित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो जिम्मेदार कौन है? हम स्वयं हैं। शायद सेकंड या तीसरे नंबर पे गुजरात आता है। 2011 की जनगणना के हिसाब से शायद 80-85 लाख के आसपास पॉपुलेशन है, और आज अपन 1 करोड़ के आसपास माने। और हम राजस्थान वाले, तत्कालीन राजस्थान या वर्तमान राजस्थान के हिसाब से देखें तो हम शायद 4थे नंबर पे कुछ आ रहे, 4थे या 5वें नंबर पे। और उसमें भी सिर्फ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ मतलब कहे कि 17 सीटें रिजर्व है। राजस्थान में एसटी रिजर्व 25 सीटें, लेकिन हमारा जो मूवमेंट भील बाहुल्य क्षेत्र है तो 17 सीटें, 16-17 सीटें। और शायद पूरे देश के राष्ट्रीय पार्टियां, सत्ताधारी लोग या तानाशाही लोग या बड़े उद्योगपति की सबसे ज्यादा निगाहें कहां है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा है कि नहीं है? क्यों है वो? क्योंकि वहां का आदिवासी समझदार हुआ, सही गलत को जानने लगा, अपने हक अधिकार के लिए जानने लगा। जानने के बाद लड़ने का हौसला और अडिग रहने का, वो कहे कि एक मतलब मजबूती से खड़ा है वो, इसलिए वहां निगाह है। गुजरात के अंदर 1 करोड़ के आसपास ट्राइबल है। और हमारे पूर्व वक्ता विस्थापन की जो बात कर रहे थे, तो मैं तुरंत कुछ डाटा निकाल के देख रहा था। आजादी के बाद, और वो डाटा आश्चर्यचकित वाला आया, आजादी के बाद अब तक 18 लाख के आसपास आदिवासी विस्थापित हुआ। रिकॉर्ड में, सरकारी रिकॉर्ड है कि 18 लाख के आसपास आदिवासी विस्थापित हुआ। अब समझ लो कि अनरिकॉर्डली कितने, मतलब जब कागजों में आए ही, रिकॉर्ड में कौन सा आया? जिस आदिवासी का राजस्व रिकॉर्ड में उसके नाम से जमीन थी, उसी को सरकार ने विस्थापित माना। अब कई गांव ऐसे थे जहां पर 30% लोगों के राजस्व रिकॉर्ड में जमीन थी, 60-70% लोगों के राजस्व रिकॉर्ड में जमीन नहीं थी। आज भी कई इलाके में मिल जाएंगे। अपने डांग क्षेत्र में देख लो, हमारे उधर से देख लो, जागो अलीराजपुर में देख लो, कि वहां हर गांव में 30% ऐसे मकान मिलेंगे जहां पर राजस्व रिकॉर्ड में इनके नाम से जमीन नहीं, मतलब कागजी अधिकार नहीं है। तो सरकार खुद कह रही है कि 18 लाख के आसपास आदिवासी विस्थापित हुए। इसका मतलब यह है कि इससे 2 से 3 गुना काउंट कर लो, मतलब 50 लाख के आसपास आदिवासी, 50-60 लाख के आसपास आदिवासी आजादी के बाद से लगा के आज तक विस्थापित हुए। ये बात करते ही कई लोग कहते हैं कि विकास करना है तो कुछ तो त्यागना पड़ेगा। अच्छे रोड चाहिए, अच्छी बांध चाहिए, सोलर ऊर्जा चाहिए, या परमाणु ऊर्जा चाहिए, टाइगर देखने हैं, ये करना है तो कुछ त्यागना पड़ेगा। तो त्याग सिर्फ आदिवासी क्यों करेगा?
आजादी के बाद से लगा के आज तक जो लोग विस्थापित हुए इसमें 60% ओनली ट्राइबल है, सरकारी रिकॉर्ड कह रहा है। और सरकारी रिकॉर्ड में आदिवासियों को कितनी जगह मिलती है अपन सब जानते हैं। मतलब वो 60 कह रहा है तो स्वाभाविक है वो 70-80% सिर्फ ट्राइबल विस्थापित हुआ। सरकार खुद कह रही है कि अब तक जितने लोग विस्थापित हुए आजादी से लगा के आज तक, उसमें से 60% ओनली फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो हमारे पूरे देश में हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 8%। तो 8% में 8% पॉपुलेशन, तो टोटल विस्थापित में से 60% हम हुए, तो हमारी पॉपुलेशन 8% है। तो तुम्हारे आंकड़े के हिसाब से आप कह रहे हो तो स्वाभाविक है वो कम से कम 20% और अधिक हुए होंगे जिनके राजस्व रिकॉर्ड में नाम नहीं हो। तो टोटल विस्थापित में से 70-80% ओनली फॉर ट्राइबल विस्थापित हुआ है। तो यह सिद्ध होता है कि देश के अंदर विकास हो रहा है, या कहे कि कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है तो ओनली फॉर ट्राइबल इलाके को ही टारगेट किया जाता है। सड़क निकालनी है तो जो शहरी इलाका है या अन्य समुदाय है वहां से भी प्रोजेक्ट बनाएंगे ट्राइबल के एरिया के मुताबिक। और ये भी देखा मैंने कि हमारा ट्राइबल कम्युनिटी का जो बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर 60-70% या 60% खातेदारी जमीन होगी, बाकी बिलाना चारागाह पे हमारा कब्जा है फॉरेस्ट। और जो 50-60% खातेदारी हक है वो तो कृषि लैंड है। आपने मकान बना रखा लेकिन मकान का शायद आबादी पट्टा नहीं होगा, सबका नहीं होगा। गुजरात के अंदर भी अगर मेरा जहां तक आकलन है एक ग्राम पंचायत में 100,000 मकान बने हैं तो 1000 में से 200 या 250 लोगों के ही अधिकतम मकान का आबादी पट्टा होगा, बाकी सारे के सारे एग्रीकल्चर लैंड पे मकान बने बैठे हुए। अब प्रोजेक्ट निकलेगा तो वो एग्रीकल्चर लैंड पे आपका मकान बना है तो जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मकान का मुआवजा पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका आबादी पट्टा नहीं है। सरकार की निगाहों में क्या है कि आप एग्रीकल्चर लैंड पे मकान नहीं बना सकते, उसको उस हिसाब से। और डीएलसी रेट का भी जो देखा, हम रहते हैं वहां की गवर्नमेंट डीएलसी कम रेट और अन्य समुदाय रहता है वहां डीएलसी रेट ज्यादा। अब सरकार जब मुआवजा विस्थापन की बात आती है तो डीएलसी रेट को देखती है, डीएलसी रेट को देख के हमारा मुआवजा तय करती है। यहां तक उनकी पॉलिसी है कि भविष्य में 20 साल बाद, आज 2025 से 2033 या 2040 के अंदर सूरत के इस इलाके में वो प्रोजेक्ट लाना है तो 15 से 20 साल पहले वहां पर आवंटन पे रोक लगा दी जाएगी। वहां पर आपके कृषि लैंड से आबादी भूमि बढ़ाया कमर्शियल करने के लिए रोक लगा दी जाएगी। रोक ऐसी लगाई दी जाएगी, आप आवेदन जरूर कर पाओगे लेकिन आपको कागजों में ऐसा लटकाया जाएगा 1-2 साल तक घुमा घुमा के पूरा कर दो। ना नहीं कहेंगे, वो कहेंगे आप आवेदन करो प्रोसेस से, हम आवेदन करेंगे लेकिन हमारी लैंड को आबादी कमर्शियल में नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि 20 साल बाद इन लोगों को विस्थापित करना है। तो ये पूरे देश का नक्शा बन चुका है। जो कहते हैं, मैं उस बात पे नहीं आना चाहूंगा कि मिशन 47 या 45, लेकिन उस मिशन में ये बात भी है कि किस किस इलाके के अंदर कब कब आदिवासियों को विस्थापित करना है, माइनिंग के नाम पे, कॉरिडोर के नाम पे, टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पे कब कब विस्थापित करना है, ये पहले से तय हो चुका है। तो सबको बारी बारी से तरीके से विस्थापित करेंगे, ताकि राजस्थान में विस्थापित हो तो गुजरात वाला विचार करेंगे अपने क्या है, वो गुजरात में हो तो काम करेंगे। आप समझ लेना, किसी भी तालुका के अंदर आप अगर कृषि लैंड पे बैठे और उसको आबादी पट्टा है कमर्शियल कराना चाह रहे, नहीं हो रहा है, आप ट्राई कर लेना 50-100 लोगों से आवेदन कराना, अगर नहीं हुआ साल भर के अंदर तो समझ लेना अवश्य 20-25 साल बाद आपके यहाँ कोई प्रोजेक्ट आने वाला है। देश के अंदर आदिवासी की आइडेंटिफाई किस किस इलाके में क्या क्या है वो ढंग से नहीं कर पाए, क्या समस्या है वो नहीं कर पाए, लेकिन देश के अंदर आदिवासी रह रहा है, उस जमीन पे कौन कौन सा मिनरल है उस सभी जगह
सर्वे हो चुका है। आज जो विस्थापन की बात कर रहे थे, सरकार कोई भी हो, विस्थापन आदिवासियों का हुआ है, निरंतर होता जा रहा है और बढ़ता गया है। 1947 से लगा के 1970 तक, मतलब 23 सालों के अंदर सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से 3,50,000 आदिवासी विस्थापित हुए। 1971 से 1990 तक 20 साल में 6 लाख आदिवासी विस्थापित हुए सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से। पहले 23 साल में 3 लाख हुए, 1971 से 90 तक 6 लाख हो गए और 1991 से 2010 तक वही 6 लाख हुए और 2011 से 2024 मतलब 12 से 13 साल में 6.5 लाख हो गए। 1947 से 1970 तक 23 सालों में 3.5 लाख हुए, 71 से 90 तक 6 लाख हुए और 90 से 2010 तक 6 लाख हुए और 2011 से लगा के 2024 तक का जो गवर्नमेंट डाटा है 6.5 लाख हुए। मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं, ग्राफ शेयर मार्केट बढ़ता ही जा रहा है, बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और हम भी बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। खतरनाक तरीके से हम भी बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे? कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी इस संगठन में, कौन सा वोट, कभी कौन सी सेना, कभी ये टाइगर में, कभी वो टाइगर। हो गया काम पूरा। तो जब तक हमारी कमजोरी या हमारा जो हम जिस तरीके से चल रहे वो अगर हमें लगता है कि हमें हमारे, मैं कई बार कहता हूं कि जो व्यक्ति मैं यूं करके चले और सबको साइड में करे और स्वयंभू बन के चलता है तो वो समाज से भी, समाज का सबसे बड़ा दुश्मन साबित होगा, भले वो पंचायत लेवल का हो या राज्य लेवल का। हमें सबको साथ में लेके चलना है और ऐसे लोगों को साथ में लेके चलना है जो भविष्य में सौदेबाजी नहीं करे, क्योंकि इंसानों की रेट होती है चुनाव के वक्त। और कुछ राज्यों में देखा गया है कि कोई भी घटनाक्रम होता है तो लोग इकट्ठे होते हैं और लोग इकट्ठे होते तो एक आंदोलनकारी पैदा होता है। वो अच्छा भाषण देता है, वो चमकता है, चमकने के बाद पार्टियां उसको टारगेट करके अपने बॉक्स में, इन बॉक्स में सेव करके रखती है। इस इलाके में ये तो चुनाव के वक्त इनकी गोलियां लगती है और अधिकतर ये मध्य प्रदेश में हुआ, क्योंकि पूरे देश में सबसे ज्यादा आदिवासी, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी 47 सीटों पे रिजर्व है, 46 से 47 और 50 सीटों पे रिफेक्टेड है। वो 50 सीटों पे 30 से 40-45% पॉपुलेशन है और एक सीट को जीतने के लिए कितना परसेंट वोट चाहिए? 40%। हम ये नहीं कह रहे कि आप जीतो, हम ये नहीं कह रहे कि आप पार्टी बनाओ, हम ये नहीं कह रहे कि हमारी पार्टी को अडॉप्ट कर रहे हो, लेकिन जो आपकी रिजर्व सीट से कांग्रेस बीजेपी से जो नेता जा रहा है वो ईमानदार, समाज के प्रति समर्पित आदमी क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि हम सौदेबाजी, हम बिखर जाते। जब तक ये नहीं छोड़ेंगे हमारा समाधान नहीं होगा। वो जितने भी जो विस्थापन के कारण क्या है आप सबको पता है। आपके अपने यहाँ नर्मदा ये सरदार सरोवर बांध बना, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सारे दो राज्यों के लोगों को, कुछ राजस्थान के भी विस्थापित हुए। तो ये विस्थापन का जो मामला है इसका समाधान कैसे करना है? हमें 3 रास्ते पे चलना पड़ेगा। पहला रास्ता हो गया आंदोलन का, सड़क से, क्योंकि जो लोग जागेंगे वहीं से। भाई जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, जिसके साथ विस्थापन का शिकार बनेगा, उसको एहसास तो होना चाहिए कम से कम कि मेरे साथ गलत हो रहा है। अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमें एहसास ही नहीं हो रहा है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हमारे समाज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि खुद को एहसास ही नहीं है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, वो एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि वो नशे में ऐसा डूबा हुआ है। भले वो मतलब शराब का नशा नहीं, अन्य नशा भी होता है, धर्म का नशा हो, राष्ट्रीय पार्टियों का नशा हो, अन्य कोई नशा हो, उन नशे में ऐसा डूबा है कि उसके साथ जो विस्थापन, इसका रिजर्वेशन, उसका इतिहास, उसकी संस्कृति को सत्यानाश किया जा रहा है।
आने वाली पीढ़ी के लिए खड्डा खोदा जा रहा है, उसको एहसास ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें इन लड़ाइयों को लड़ने के लिए सड़क का रास्ता मतलब एक आंदोलन संवैधानिक तरीके, इससे रिजल्ट नहीं मिलना है। इससे क्या होगा, जागरूकता आएगी, रिजल्ट भी मिलेगा कुछ %, वो जागरूकता आई वो भी रिजल्ट में काउंट होगा। उनको एहसास हुआ कि मेरे साथ गलत हो रहा है, वो पता चला, वो भी अपना रिजल्ट है। हम इस गांव के अंदर अत्याचार हो रहा है, इस गांव में भविष्य में 10 साल बाद भूमि व्यक्ति होने वाली है, भले आज नहीं बचा पाए लेकिन कम से कम गांव में रहने वाले 3-4 हजार लोग जितने हैं उनको अगर जगा भी दिया, उनको एहसास भी करा दिया, वो भी अपना रिजल्ट है। दूसरा हो गया सदन के रास्ते और तीसरा हो गया न्यायालय के रास्ते। तीनों रास्तों पे चलना पड़ेगा हमें। संवैधानिक तरीके से आंदोलन, अपनी आवाज उठाने वाला, समाज के प्रति समर्पित उत्तरदायित्व जनप्रतिनिधि भेजना पड़ेगा सदनों में, और हमें एक लीगल टीम भी बनानी पड़ेगी जो देश के अंदर कानून बने हुए, कानून का उल्लंघन होता है, पैसा एक्ट का हो, FRA का हो, जो भी कानून बने हुए हमारे हित में उनका उल्लंघन होता है, तब हमें कोर्ट का रास्ता भी अपनाना पड़ेगा। तीनों रास्ते पे चलेंगे तो ही होगा, बाकी नहीं हम एक ही रास्ते पे चल ले, राजनीति की चल ले, कोई मजा नहीं आएगा। आज जिस तरह से गुजरात की हम बात करें, 182 सीटें हैं, 27 सीट ST रिजर्व और बीजेपी 22 सीट जीती हुई है, 46% वोट लाके। ट्राइबलों की 27 रिजर्व सीट पे मात्र 46%, मतलब कितना %, 54% वोट अगेंस्ट। तो जीता कौन है, विपक्ष। कौन जीता है, विपक्ष। 46% वोट लाके 22 सीटें कांग्रेस, 3 सीटें और 25% वोट मिला। आप पार्टी 22.47%, मतलब 23% वोट आप पार्टी को मिला। एक सीट जीते अपने चेतर भाई वसावा और एक छोटू भाई का महेश भाई वसावा। तो बहुमत किसका है, विपक्ष का। लेकिन नंबर सदन में कौन गया, भाजपा। वही लोकसभा चुनाव आया, तो लोकसभा चुनाव के अंदर हमारा जो 22% वोट और 1% आप और ये BTP, मतलब ये मिला के 25% जो वोट था 2 भागों में बढ़ गया वापस। तो सीधा बीजेपी को ग्रोथ हो गया 13% वोट, 59 और 59, 46 से सीधा 59, मतलब 13% वहां चले गए, 11% कांग्रेस में चले गए। समस्या 10 के 10। हमारी लड़ाई न कांग्रेस से है, न बीजेपी से है, न आप से है। हमारी लड़ाई हमारे खुद से है। पहली लड़ाई हमें खुद को समझना है कि हमें चलना किस रास्ते, किस रास्ते पे समाधान होगा। आज हम लोग कहते हैं कानून बनते हैं विधानसभा लोकसभा में, सही बात है, वही बनते हैं, लेकिन कानून की ड्राफ्टिंग कौन करता है, ये कानून आएगा देश में, ये तय कौन करता है, नियमानुसार तो तय विधानसभा और लोकसभा सदन के सदस्य कैबिनेट को करना होता है। कैबिनेट तय करेगा कि देश के अंदर ये योजना, ये कानून लागू करना पड़ेगा। लेकिन हो क्या रहा है, ब्यूरोक्रेसी। हम थोड़ा बहुत समझे, हमको लगता है कि कानून कौन बनाता है, योजना कौन बनाता है, ब्यूरोक्रेसी, अधिकारी वर्ग। ये भी बात था 10-15 साल ये भी चला। और आज क्या हो रहा है, आज हो रहा है कानून कौन बनेगा, कौन सी योजना आएगी, कहां पर क्या होगा, वो तय कौन कर रहा है, उद्योगपति। नियमानुसार लोकतांत्रिक हमारा जो संविधान है उस आधार पर देश में योजनाएं और देश के अंदर कानून बनाने का जो निर्णय या तय करना है वो किसको करना है, कैबिनेट और सदन में बैठे हुए लोगों को। लेकिन हो क्या रहा था, ब्यूरोक्रेसी। और आज हम आगे बढ़ के तीसरी पीढ़ी उद्योगपति। कौन बना रहा है, उद्योगपति लोग मिलकर तय करते हैं कि किस इलाके के अंदर कौन सी योजना लागू करनी है, क्या अमिटमेंट लाना है, कौन सा बिल कानून लाना है।
जो भी आईएएस की तैयारी करते हैं, बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आईआईटी में पढ़ते हैं बच्चे, वो पहली प्रायोरिटी रहती है बड़ी कंपनी ज्वाइन करूंगा, और सेकंड प्रायोरिटी रहती है मैं आईएएस करूंगा। पहली प्रायोरिटी क्या रहती है? बड़ी कंपनी ज्वाइन करेंगे, जिस कंपनी के तहत पॉलिसी बनेगी और वही पॉलिसी सरकार मानेगी, उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहेंगे। और सेकंड नंबर आईएएस बनना चाहेंगे। तो हम कितना पीछे हैं, अब कितना सोच के मामले में, डेवलप के मामले में, हर मामले में पीछे। अब रही बात उसका समाधान कैसा होगा, इसका मुकाबला कैसे करेंगे। और मुकाबले की पहली कड़ी यह है कि सबसे पहले हम एकजुट हो, जागरूक हो, समझदार हो, हम एहसास हो जाए कि हमारे साथ गलत हो रहा है। तो इस तरह से देश के अंदर जिस तरह से वर्तमान जो परिस्थितियां बनी है, और ये वैसे गुजरात के अंदर ज्यादा स्थिति भयंकर है। कई बार मैं कहता हूं कि हमारा समाज मानसिक रूप से बंधा हुआ, अगर शारीरिक रूप से किसी बाड़े में बंधा हुआ होता तो हम कोशिश करते हैं वहां डकैती डाल के छोड़ के ले आते। हमारा समाज का बुद्धिजीवी वर्ग, विशेषकर मैं तो बुद्धिजीवी वर्ग को ही कहूंगा, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा, जागरूक अधिकारी, कर्मचारी या जनप्रतिनिधि है, उनको हमारा समाज किसी बाड़े के अंदर बाउंड्री में बंद होता, बांध के रखा होता, तो हम प्रयास करते हैं कि उस दीवार को तोड़ के बाहर निकाल के ले आए। लेकिन मेरा भाई तो दिमाग से बंधा हुआ, और उसको हम बाहर निकालने का जब भी प्रयास करते हैं तो वो खुद ही लट लेके हमारे सामने लड़ने आता है। शारीरिक रूप से बंधा होता तो हम ले आते, लेकिन मानसिक रूप से बंधा हुआ, और मानसिक रूप से ऐसा बंधा हुआ है कि उसके दिमाग में हमारे खिलाफ ही जहर उगला हुआ, भरा हुआ, तो वही उगलने का काम करे। तो मैं कई बार हमारे उस लोकल भाषा में, दिल्ली भाषा में तो बात करता हूं कि जब बारिश होती है शुरुआत में, तो जो दुबला बलद, कमजोर जो बलद या ढहा, जब थोड़ी घास खाता है, घास खाने के बाद थोड़ा ताकतवर होता है, और बारिश के मौसम में वो कहा जाता है कि फसलों के साथ इंसान, जानवर, सबके अंदर ऊर्जा है, तो वो लड़ता है अपने सहयोगी, अपने आसपास के बलद से, ढाहे से। तो उसके लड़ता है तो सिर से लड़ता है, उसके सींग होते हैं, तो पहला चोट पहुंचती है सींग में। अब सींग में चोट पहुंचती है तो बारिश की वजह से उस सींग में, इसके दिमाग में कीड़े पड़ जाते हैं। और जब कीड़े पड़ जाते हैं तो घर का मालिक विचार करता है, उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन उसको ज्यादा एहसास नहीं होता है। उसका खेती बाड़ी कराओ, करेगा, जैसे खाओगे वैसे खाएगा, कोई फर्क बारिश में पड़े तो खराब। बलद में, बलद बोलते हैं, ढहा बोलते हैं यहाँ कि बैल बोलते हैं, बलद। हाँ, तो दिल्ली भाषा में बलद नहीं पूछते, गुजराती ध्यान नहीं है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके दिमाग में कीड़े पड़ गए, वो जैसे खाएगा वैसे खाएगा, जैसे हल चलाओगे चलाएगा। लेकिन घर का मालिक विचार करता है कि मेरे बलद के अंदर दिमाग में कीड़े पड़ गए हैं, इसका इलाज करना पड़ेगा। तो फिर इलाज के लिए डॉक्टर ढूंढता है, या बैठे हुए ऐसे आप में से डॉक्टर ढूंढता है कि इसके दिमाग का कीड़े पड़ गए, उसका इलाज कैसे हो। जो भी साथी आए हैं सभी जगह जगह मेरे शांतिपूर्वक बैठ जाना। तो मैं जो कहना चाह रहा था कि उस बलद के इलाज के लिए अपना मालिक, उस बलद के इलाज के लिए अपना मालिक डॉक्टर ढूंढ के लाता है, और अच्छे से मजबूत ऐसा पेड़ होता है, पेड़ होता है, वह बांधते हैं, और बांध के फिर वो डॉक्टर इसके दिमाग में रुई डालता है, दवाई डालता है, कीड़े निकालता है, साफ करके, तो वो बलद बेल में बोगे, ठीक है, गुस्सा करता है और अपनी सारी ताकत लगाता है अपने आप को छुड़ाने में और अपने मालिक और डॉक्टर को मारने में। और जब इलाज हो भी जाए तो भी 1-2 महीने तक अपने मालिक और डॉक्टर को जब देख लेता है तो तुरंत होता है। वही स्थिति हमारे समाज की, हमारे समाज के लोगों के दिमाग में मानसिक दिशा किसी अन्य विचारधारा के लोगों ने भर दिया है, जो हमें खत्म कर रहा है। जब उनका इलाज करने जाते हैं
तो वो उस बड़द की तरह दोन बेन बेन को भी ठीके हिगड़न हम आमा आवे हमसे टकराते हैं और हम हर इलाके में इसको फेस करते हैं। कई जगह हमारा विरोध होता है, लड़ाई करने तक आ जाते हैं, पत्थर मारने तक आ जाते हैं, लेकिन हम कहते हैं चिंता मत करो, वो बड़द अपने ही है, आज नहीं तो कल जरूर समाधान होगा। उस बड़द का नहीं होगा तो उसके बच्चे भी हमारे साथ आके खड़े रहेंगे। हमारा शारीरिक डेवलप खाने पीने वातावरण से होता है, लेकिन मानसिक डेवलप कैसे होता है? आसपास के वातावरण से। और हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम थोड़ा सा पढ़ लिया, हम चले गए बाजार में और वातावरण दूसरा पकड़ लिया, और हमारी कुल देवी हमारे कुल देवता को भूल गए और पता नहीं कहां कहां चल लिए पड़े, और ऐसे चल लिए पड़े। इनका मानसिक पोषण कहां से मिला? आसपास के वातावरण से। और ऐसा मानसिक पोषण मिलता है जो हमारे आइडेंटिटी, हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास के खिलाफ मिलता है। अब उस आदमी का मानसिक पोषण, भले वो कलेक्टर है, भले वो थानेदार है, भले वो बड़ा अधिकारी है, भले वो नेता है, लेकिन उनका मानसिक पोषण कहां से मिला? अन्य विचारधारा से। जब उसका मानसिक पोषण वहां से मिला तो उसका मानसिक डेवलप भी उस अनुरूप हुआ। उस अनुरूप हुआ तो स्वाभाविक है जब हमसे मिलेगा तो वो टकराएगा। तो हम प्रयास करें, और यही होता है हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग पे एक शिक्षण वजन बात की तरफ कुछ संगठन देख के रखते हैं कि कौन सा सिलेक्शन हुआ। LIC वाले जैसे देखते हैं कि ये भर्ती निकली तो विचार करते हैं कितने सिलेक्शन हुए सूरत में, लिस्ट निकाल लेते हैं। लिस्ट निकालने के बाद बेड के डिवाइड कर देते हैं, 20 टारगेट तेरे, 10 टारगेट तेरे, 5 टारगेट तेरे, और कहते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है और वो करते पहले जाएंगे, बढ़ाई जाएंगे, दोस्ती करेंगे अच्छी। मैडम आपका सिलेक्शन हो, आप तो उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, सब कुछ करके आ जाएंगे। सेकंड बार जाएंगे, फिर LIC की थोड़ी पॉलिसी बताएंगे, मरने का डर बताएंगे और मरने का फायदा बताएंगे। तीसरे बार जाके LIC लेके ही आएंगे। मतलब टारगेट रहता है कि ये सूरत के अंदर 100 कर्मचारी लगे हैं, 100 में से 10 ये संभालेंगे, 20 ये संभालेंगे, 20 बाबू संभालेंगे, 10 कुरेड़ा जी संभालेंगे, और जाके फर्स्ट दोस्ती करेंगे। दोस्ती करने के बाद सेकंड बार फिर जाएंगे, तब थोड़ा बहुत बताएंगे, तीसरे बार जाके पॉलिसी लेके ही आएंगे। तो इसी तरह देश के अंदर ऐसे संगठन हैं, RSS जैसे अनेक संगठन हैं जो हमारे समाज का बुद्धिजीवी वर्ग जो पॉलिटिकल में आए, सामाजिक में आए, अधिकारी कर्मचारी आए, उनको मानसिक रूप से गुलाम बनाने का काम करते हैं। तो अब हम किस लेवल के मानसिक रूप से गुलाम बना हुआ उसका इलाज कर सकते हैं। जो कहते हैं कि जिसने 50 mg 100 mg का डोज ले रखा है, 200 mg तक बाढ़ का इलाज कर सकते हैं। जो 500 से ऊपर चला गया है उसका इलाज संभव नहीं है। आप भी अपने आसपास देखना, कई जगह होंगे जो शुरुआती दौर में होंगे, उनको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, वो रिटर्न भी होंगे, लेकिन जिसने पूर्ण रूप से 500 mg का डोज ले रखा है उसको आप कुछ भी करो वो नहीं सुधरेगा। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस लेवल के डोज वालों को हमें सुधारना है या समझाना है। अपनी एनर्जी भी वेस्ट नहीं करे इसी जगह जाके। अपन को लग गया 500 mg से ऊपर वाला, इसको बस तो अपन प्रयास करो उसके बच्चे को समझा, उसका बच्चा जरूर समझेगा। खुद का खून है लेकिन उसको अपन ने सही विचारधारा दे दी, उसका मानसिक कहे कि उसके मानसिक जो डेवलप हो रहा है, हमने थोड़ा परिवेश सही दे दिया, हमने उसको समझाया, तो वो अवश्य अपने बाप के खिलाफ भी जाके अपने साथ समाज के हित में खड़ा रहेगा। और ये उदाहरण कई हमारे सामने आए हैं, हमने बनाए हैं और आपके सामने भी आएंगे। जरूरी नहीं है कि मंच पे सिर्फ जोरदार नारा लगाने से जन जागृति हो। 50, 20, 10, 15 लोगों के बीच में भी हो सकती है, और तब हो सकती है कि हमारे पास जानकारी हो, हमें सच्चाई पता हो, तो ही हो सकता है। आज देश लेवल, अभी जो मैं सुन रहा था, मैं गुजराती नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन मैं भोली भाषा जरूर बोल पाता हूँ, और मैं जब भाषा की बात आती है, मैं विचार कर रहा था भाषा का निर्माण कहां से होता है। भाषा कहां है? बोली का निर्माण इंसान से होता है। एक कोई एरिया, एक इंसान है, कोई मानव समूह बना है, वो समूह इस
प्रकृति कुदरत से शब्द का चयन होता है और एक भाषा बनती है, बोली भाषा बनती है। तो कोई मानव समूह है पुराना और उस समूह से बोली भाषा बनी। अब वो समूह है, बोली भाषा है, तो स्वाभाविक क्षेत्र भी बनेगा, उस नाम से क्षेत्र भी आइडेंटिफाई होगा और क्षेत्र आइडेंटिफाई होगा तो वो लोग होंगे और लोग हैं तो उनकी बोली होगी। तो जैसे बिल प्रदेश नामखंड, बिल प्रदेश अपन पैदा ही नहीं हुए थे 1700 ईस्वी से, इस अपने रिकॉर्ड लिपि अगर देखे जाए 1700 ईस्वी से बिलखंड के नाम से अंग्रेजी की कई किताबों में मिलेगा। तो बिलखंड क्यों कहा गया? क्या भील रहते थे और भील रहते थे तो भीली बोली ही बोलते होंगे। 1835 से 1840 के आसपास एक अंग्रेजी लेखक था, उसने लिखा था कि भारत देश के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला के इस इलाके के अंदर बिलखंड और वहां पर 1.5 करोड़ के आसपास भीली बोली बोलने वाले लोग हैं। 1835-40 की बात है, 1935-40 2 साल, अब ये 2025 मतलब 200 साल, करीब 200 साल पहले एक अंग्रेजी लेखक ने लिखा कि 1.5 करोड़ के आसपास भीली बोली बोलने वाले लोग हैं। अब पता नहीं 2025 में वो कहां चले गए हैं। तो भीली बोली, भील लोग थे, अपनी बोली का निर्माण किया और अपना एक कबीला का विस्तार हुआ। तो जहां तक विस्तार था उसको बिलखंड कहा गया। तो बोली पे भी जाना पड़ेगा। और मैंने देखा है गुजरात के कई इलाके के अंदर गुजराती और वह बिल्कुल पुराना 60-70 साल का आदमी वो गुजराती नहीं बोलता, वो भीली बोलता है। और अधिकतर देखा है मैंने भीली बोली या हिंदी बोली के आगे तीन छह शब्द लगा दिया तो अधिकतर गुजराती हो जाती है। और इससे मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, फिर आप भड़क जाओगे। लेकिन यह सच्चाई है कि लोग थे, गुजराती लोग होंगे तो गुजराती बनी होगी और गुजराती क्षेत्र होगा। तो हमें इतिहास में कहीं पढ़ने मिलेगा, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, तो गुजराती क्षेत्र कौन सा इलाका था, क्योंकि लोग होंगे तो क्षेत्र होगा और क्षेत्र होंगे तो बोली बनी होगी। तो वो क्षेत्र कहाँ था, कैसे था, मैंने पढ़ा नहीं है, आपसे जानने की कोशिश करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ बिल प्रदेश की जब बात आती है तो गुजरात के अंदर 1 करोड़ के आसपास ट्राइबल है और 1 करोड़ में से बिल प्रदेश टेरिटरी वाला जो क्षेत्र आता है उसमें 50 लाख के आसपास ट्राइबल है। फिर उस अरावल कहे कि मतलब जैसे बनासकांठा साबरकांठा से लगा के अरावली, छोटा उदयपुर, पंचमहल, दाहोद, ये ग्रामीण बड़ौदा भी आ गया, भरूच, आपका ये फिर सूरत, तापी, डांग, ये पूरा बिलखंड के नाम से हम पैदा ही नहीं हुए तो तब से जाना जाता था। अगर वो बिल प्रदेश बना होता आजादी के वक्त तो शायद आज जो स्थितियां हमारे सामने हैं, आज जो परेशानियां हैं वो नहीं हो। और हमें उस रास्ते पे जरूर चलना पड़ेगा आने वाले समय में, बिल प्रदेश के रास्ते पे। भले कोई कुछ भी सोचे, लेकिन हमने देखा है कि ये नंदुरबार नासिक से भी 1800 ईस्वी में आवाज उठी थी बिलखंड की। तो हम कहें कि आजादी से पहले और हमारे पूर्वज कनेक्टिविटी थी, ऐसा लगा। तब फोन भी नहीं था, तब शायद पेपर भी थोड़ा बहुत कोई यूज करते होंगे, लेटर वेटर भी। 1800 ईस्वी के आसपास नंदुरबार नासिक से भी 1930-40 में भी वहां पर कोई थे साथी, नाम भूल रहा हूं, महंत थे, उन्होंने बिलखंड अलग राज्य 1900 आजादी के बाद तो 1970 के आसपास कई पूर्व मंत्री भी थे। और अपने गुजरात के अंदर भी सोमजी भाई डामोर 7 बार सांसद रहे थे शायद, 7 बार मतलब 33 साल, 35 साल ही हुए और शायद विधायक भी थे। तो अपने जीवन काल में उन्होंने बिल प्रदेश की आज भी जिंदा कितनी लड़ाई लड़ी। मोदी जी से भी ज्यादा कार्यकाल शायद इनका रहा, ऐसा लगा मुझे।
क्या स्थिति, हमने साथ नहीं दिया, हमने समझा नहीं, हमने गंभीरता नहीं ली। दिलीप सिंह जी भुरिया, इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि बिल प्रदेश की जो बात है या बिल प्रदेश की लड़ाई है वो हमारी अकेले की नहीं है। ये 1913 में गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में मानगढ़ हत्याकांड हुआ था और मानगढ़ हत्याकांड में 1500 आदिवासी मरे थे। उससे पहले की लड़ाई जारी है और आजादी के बाद भी कई पॉलिटिकल लीडरों ने इस लड़ाई को लड़ा है, लेकिन जो आदिवासी विरोधी मानसिकता वाले लोगों ने इसका विरोध किया है और ऐसे लीडरों को पनपने नहीं दिया, उनको धीरे धीरे खत्म कर दिया। जो हमें भी एहसास नहीं हुआ उनको भी एहसास नहीं हुआ। इसलिए बिल प्रदेश की हम विचार कर रहे हैं, एक बिल प्रदेश संदेश यात्रा निकाली जाए। आने वाले समय में एक बिल प्रदेश संदेश यात्रा निकाले और इसमें सूरत से भरूच से कई लोगों के दिमाग में होगा कैसे होगा संभव। मैं कहता हूं बिल प्रदेश टेरिटरी में रहने वाले अगर 50% पॉपुलेशन ने भी ठान लिया, 50% पॉपुलेशन ने भी ठान लिया तो पॉसिबल है। और ये इतिहास उठा के देख लेना कि आजादी की लड़ाई भी सब लोगों ने मिलकर नहीं लड़ी। शुरुआत कुछ लोग ही करते हैं और शुरुआत हमको ही करनी है। हमारा कहते हैं कुछ लोग बिल प्रदेश कैसे चलाएंगे। भाई कह रहे थे कि हम छोटा बच्चा से लगा के बड़ा बुजुर्ग पत्थर खोद के अनाज पैदा करें, पत्थर बेच के भी बिल प्रदेश चलाएंगे और चलेगा। देश का भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए सबसे ज्यादा विद्रोह किस इलाके पे, हमारे इलाके। तो बिल प्रदेश की जो डिमांड हो रही है सबसे ज्यादा खनन क्वालिटी वाले, भले वो ऑक्साइड हो, ग्रेनाइट हो, सोना हो, चांदी हो, सारे किस इलाके में है, बिल प्रदेश टेरिटरी वाले इलाके में सबसे ज्यादा खनिज उत्पादन। फॉरेस्ट देखे, वनस्पतियां देखे इस पट्टी में, पैसा आकाश से आने वाला नहीं, स्वर्ग से आने वाला नहीं। तो बिल प्रदेश बनता है तो कई अनेक जो समस्याएं हमारी, वो सारी समस्याओं का समाधान होगा भविष्य में, लेकिन उसके लिए हमारी पीढ़ी को खपना पड़ेगा। रिजल्ट हमें नहीं मिला, हम खपेंगे, हम प्रयास करेंगे तो रिजल्ट आने वाली पीढ़ी को जरूर मिले। किसी भी समाज का उद्धार तभी होता है कि समाज की एक पीढ़ी पूरी मिल के खपे। यहाँ तो यह है कि हमें स्थायी समाधान के सबको मिलकर एक बार संघर्ष करके एक बार खपना है और लड़ते रहना है। तो बारी बारी से सबको खपना है, फिर सबको खत्म हो। एक बार ये लड़ेंगे, एक बार ये लड़ेंगे। तो समझी भाई डामोर आंदोलन कर रहे थे तो हो सकता है उस समय गुजरात वाले साथ में हो, राजस्थान वालों को कोई पड़ी नहीं थी। हो सकता है राजस्थान वाले जगह है तो गुजरात वालों को कोई पड़ी नहीं है। तो दिलीप सिंह जी भुरिया कर रहे थे 1980 के आसपास, हो सकता है तब मध्य प्रदेश वालों को पड़ी और वो लड़ रहे थे तब गुजरात और राजस्थान महाराष्ट्र वालों को पड़ी थी। और 1970 में बता रहा हूँ, 60-70 में जो नंदुरबार नासिक वाले जो बिल प्रदेश के आंदोलन कर रहे थे, 1 लाख लोग के आसपास इकट्ठे हुए थे बता रहे, तो तब वो कर रहे थे, तब हमको राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश वालों को कोई पड़ी नहीं थी। तो अब तो सोशल मीडिया है, हो सकता है उस समय कनेक्टिविटी नहीं थी इसलिए बारी बारी से आंदोलन करते थे, या फिर जब गुजरात में होता था तब राजस्थान वालों को पता नहीं चलता था। आज तो सारी सुविधा है, 30 सेकंड 2 सेकंड के अंदर राजस्थान की न्यूज मध्य प्रदेश गुजरात में आ सकती है, गुजरात की न्यूज वहां जा सकती है। तो हमको इस लड़ाई को पुरजोर तरीके से लड़ना है। अंतिम जो धर्म में बटे हुए, कई बार हमें लगता है और हम पे आरोप भी लगता है कि ये हिंदू का विरोध करते हैं। कई बार कुछ साथी इलाके ईसाई बाहुल्य वहां कहते हैं ये ईसाइयों का विरोध करते हैं। सारे धर्म का निर्माण आदिवासी पूजा पद्धति, आदिवासी प्रकृति पूजा पद्धति थी, आदिवासियों का कल्चर था, उससे निकले हुए। हम किसी भी धर्म का विरोध नहीं कर रहे, जिसको जो मानना है वो माने, लेकिन अगर आप दूसरे धर्म में चले गए तो आप अपनी संस्कृति भूल जाओगे। अभी पूजा पद्धति हुई, क्या ये पूजा पद्धति हिंदू ईसाई बौद्ध में होगी?
अपने जो पितृ देवता हैं, अपने जो कुल देवता है, कुल मताई है, अपने शादी पद्धति विवाह पद्धति है, हमारे जो मरण के बाद जो पूजा पद्धति है, क्या वो अन्य धर्म में मिलेगी? किसी धर्म में? अगर आप ईसाई बनोगे तो आपको ये खत्म करना पड़ेगा, अगर आप हिंदू बने तो भी ये छोड़ना पड़ेगा आपको, आप जैन बनोगे तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा। अब आदिवासी समाज की संस्कृति हमारी संस्कृति नहीं रहेगी तो हमारी पहचान कैसे रहेगी कि हम आदिवासी हैं? तो हमारी बोली भाषा, हमारी संस्कृति के आधार पर ही हम ये साबित, क्योंकि गुजरात के अंदर हमारा दाहोद, ये पंचमालो इलाके में कुछ भाई हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति छोड़ दी थी, तो उनकी एक फाइल लेके आए थे, तो आंदोलन किए, कई जने शहीद भी हुए। सरकार ने एक कमेटी बनाई और कमेटी में लिखा था कि ये कमेटी जाएगी, आदिवासी है कि नहीं है वो सत्यापित करेगी कर्णावाड़ा इलाके में। तो उसमें लिखा था, बिंदु नोट किए थे कि इनकी संस्कृति कैसी है, इनकी पूजा पद्धति, इनका रहन सहन, इनका शादी ब्याह, इनका मरण। तो भाई तो सब छोड़ दिया था, तो फिर वो नहीं हो पाए। तो हम हमारी पूजा पद्धति, हमारी धार्मिक व्यवस्था छोड़ देंगे और हमारा धर्म या हमारी पूजा पद्धति सारे धर्मों से वो शानदार है और सबसे बड़ा धर्म कहे या सबके धर्मों का बाप कहे तो भी कम है। और हम इधर बैठे तो अवश्य में आदिवासी आदिवासी लड़ाएगा, एक ईसाई आदिवासी, एक हिंदू आदिवासी, आपस में लड़ेंगे, आपस में मरेंगे, हे भाई भाई। और यही होगा आने वाले समय में, अगर हमने इन जो पाखंड से बाहर नहीं निकले और हमारे धर्म को छोड़ के अन्य में चले गए, तो अवश्य आने वाले समय में खतरा उठाना पड़ेगा बहुत ज्यादा। हमारा ही भाई हमारे भाई को मारेगा। आपने मणिपुर का उदाहरण देख ही लिया, इसके बारे में ज्यादा मैं नहीं कहना चाहूंगा। और डिलिस्टिंग जो हो रहा है, आने वाले समय में डिलिस्टिंग की बात आ रही है, तो वही डिलिस्टिंग की आपको अपनी पूजा पद्धति, आपका रहन सहन, आपकी संस्कृति, ये आप अलग चले गए। हमारी शादी हो रही है, लेकिन वही शादी ईसाई धर्म में थोड़ी होगी, ऐसे थोड़ी होगी, हिंदू में नहीं होगी, जैन में नहीं होगी, तो फिर कैसे रहेंगे आदिवासी? और डिलिस्टिंग हो गया तो समझ लो रिजर्व सीटें हैं वो भी खत्म हो जाएगी। और जो डिलिस्टिंग से बाहर चला गया वो आपसे लड़ेगा और आप उससे लड़ेंगे, ऐसी ही जिंदगी चली जाएगी। और आने वाले समय में आने वाली जो पीढ़ियां है, वो पीढ़ियां हमको अगरबत्ती दिया नहीं करेगी। अपन कहते हैं गाने कि सबसे पहले हमारे पितृ देवताओं को पूजना है, अभी किया कि नहीं किया? महाराज कह रहे थे, बाबा पूर्वज जो भूत पड़े सब कहना था, कौन थे? इसलिए पूजा से हमारा काम करने से पहले कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए भलाई का काम करके गए, हमारी पहचान कायम करके गए, हमारे लिए जमीन जायदाद निकाल के गए, इसलिए हम पूज रहे। और हमारी पीढ़ी को पता चलेगा कि आजादी के बाद पैदा होने वाले लोग सुविधाओं में मस्त रहे और हर वक्त समझौता करते रहे और हमारे लिए खड्डा खोद के गए, रिजर्वेशन खत्म करके गए, जमीनें खत्म करके गए, पहचान खत्म करके गए। जब आने वाली पीढ़ी को पता चलेगा तो शायद हमारा अगरबत्ती दिया नहीं करेगी और कई समाधियां, कई हमारी छोटा मोटा कोई गिरा वापसी होगा वो भी उखाड़ के फेंक देगी। और ये समाज आजादी से पहले का इतिहास है, किसी से समझौता नहीं किया, मुगलों से भी नहीं किया, राजा रजवाड़ों से भी नहीं किया, अंग्रेजों से भी नहीं किया। और आजाद भारत में हर पार्टी से समझौता करना चाहिए, ठीक है आपको भी करो, लेकिन आधार होना चाहिए किसके लिए कर रहे हो आप, किन मुद्दों पे कर रहे हो, कहां कहां दूसरे कोई पता नहीं। अभी फिर चुनाव आएंगे, हमें इधर इधर बढ़ जाएंगे, लेकिन आप सबको मिलकर निर्णय करना पड़ेगा। कोई भी पार्टी होगी, कांग्रेस होगी या बीजेपी होगी, कोई भी होगी, आज तक का इतिहास उठा के देख लिया है कि किसी भी के कार्यकाल में आदिवासियों के साथ अत्याचार नहीं रुका। ये जरूर कह सकते हैं कि हो सकता है कांग्रेस के वक्त कम हुआ है, बीजेपी के वक्त ज्यादा हुआ, लेकिन हमारे अंदर जागरूकता नहीं आई। तो भले कांग्रेस आए, बीजेपी आएगी, गति बढ़ती ही रहेगी। हमें हमारे खुद के पैरों पे मजबूत होना पड़ेगा।
हमें आइडियोलॉजिकल मजबूत विचारों वाला आदमी होना चाहिए। ऐसा कौन सा नेता है कांग्रेस बीजेपी के अंदर कि समाज के साथ जब उसकी पार्टी गलत करती है और पार्टी से इस्तीफा देकर समाज के साथ खड़ा हो जाए, ऐसा कौन सा नेता है कोई? वो नहीं बनेगा। उसकी गलती नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि उसको पता है कि मैं इनके साथ खड़ा रहा तो वक्त आने पे पार्टी वाली जनता को तो मुड़ा के ले जाएगी और मुझे अकेला खड़ा कर देगी। ये हकीकत होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ लांछन लगा देगी, इस पे कुछ ना कुछ आरोप लगा देगी, झूठे मामले में फंसा देगी। आज तक जितने नेता बने, भले वो कांग्रेस के होंगे बीजेपी के होंगे, इनको किसकी चिंता है? वोटों की चिंता है, टिकट की चिंता है? किसकी चिंता है? टिकट की चिंता है। जो भी जितने लीडर हैं उन सबको चिंता किसकी है? वोटों की चिंता नहीं है। वोटों से पहला चरण क्या आता है? टिकट का। तो टिकट की चिंता है। पता है कि वोट तो ऐसे ही आ जाएंगे, धर्म के नाम से ही आ जाएंगे। तो उसके लिए महत्वपूर्ण वोट नहीं है, टिकट है। और टिकट कौन दे रहा है? आप दे रहे हो कि हाईकमान दे रहा है? हाईकमान। तो फिर वो किसके प्रति उत्तरदायित्व रहेगा? हाईकमान से। आपके प्रति क्यों रहेगा? फिर आपके साथ आके खड़ा क्यों रहेगा? वो हाईकमान कहेगा उठ तो उठेगा, हाईकमान कहेगा बेड तो बैठेगा, हाईकमान कहे लेट तो लेट जाएगा, क्योंकि टिकट हाईकमान ने दी है। तो हाईकमान के प्रति उत्तरदायित्व। और जिस दिन समाज अपनी व्यवस्था के अनुसार लोकतंत्र का कहे कि राष्ट्रीय पार्टी वालों ने लोकतंत्र या जनता के बहुमत या रिजर्व सीटों पे डैमेज करने का काम क्या किया? टिकट का पहला आधार, ताकि जो भी टिकट मिले उसी को जनता जिस पार्टी में बटी हुई है तो वही टिकट वोट दी। तो जो व्यक्ति राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव लड़ रहा है तो हाईकमान ने टिकट दिया है, तो वो हमेशा जवाबदेही हाईकमान के प्रति रहेगा, न कि एसपी प्रमाण पत्र के प्रति रहेगा। एसपी प्रमाण पत्र को जितना लगाना महत्वपूर्ण है, क्या टिकट को लगाना महत्वपूर्ण है? बैंडेड जो मिलता है चुनाव नॉमिनेशन के वक्त, जब रिटर्निंग अधिकारी के पास जाते हैं, टिकट लगा दी और समाज का प्रमाण पत्र नहीं लगाया, तो क्या वो फॉर्म पास होगा? रिजेक्ट तो हो जाएगा। रिजर्व सीट से, हमारी सीट से जो भी किसी भी पार्टी के नेता उनकी पार्टी के टिकट लगा दी और समाज का प्रमाण पत्र नहीं मिला या नहीं लगाया, तो क्या फॉर्म पास होगा? लेकिन समाज का प्रमाण पत्र लगाया और टिकट नहीं लगाया तो कोई दिक्कत आएगी क्या? निर्दलीय काउंट होगा, इतना ही होगा क्या? चुनाव लड़ सकते हैं। किसी भी पार्टी का बैंडेड या टिकट नहीं लगाई तो भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन समाज का प्रमाण पत्र नहीं लगाया तो चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये एहसास सबसे पहले हमको करना है और उसको कराना है। तो जब तक उसको नहीं होगा तब तक समाज के प्रमाण पत्र के प्रति वफादार नहीं रहेगा, और समाज का प्रमाण पत्र तब तक मिलता रहेगा जब तक हमारी पहचान, हमारी पूजा पद्धति, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास ये नहीं जान पाएंगे। अंतिम बात कहना चाहूंगा, शिक्षा की बात हो रही है, मैं भी कहता हूं, आप सब भी कहते हो हमें शिक्षित होना है, और हम सब कहते हैं कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग भविष्य का, हमारे बच्चों को सही रास्ते पे या संगठित हो सकते हैं, हमारे अधिकारी भी लड़ सकते हैं या जागरूक हो सकते हैं। लेकिन वहां पर भी इन्होंने तोड़ कर दिया। क्या तोड़ कर दिया? पाठ्यक्रम कैसा बना दिया? जो पाठ्यक्रम हमारे पहली क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, उसके अंदर पाठ्यक्रम कैसा आ रहा है? इतिहास, झूठा इतिहास, संस्कृति छुट्टी फूटी, हमारी संस्कृति का कोई नहीं, संवैधानिक अधिकार। कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया होगा लेकिन संविधान की 5वीं अनुसूची को पूरा किसी पाठ्यक्रम में पढ़ा कभी किसी ने? पहली से लगा के 12वीं या ग्रेजुएशन तक किस किताब में शेड्यूल 5 के बारे में पूरा विवरण दिया है? दिया है किसी ने? हमारे समाज के कई कर्मचारी अधिकारी को नहीं पता है 5वीं अनुसूची क्या है, जिस 5वीं अनुसूची के आधार पर प्रमाण पत्र लिया। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में नहीं पता है, जिन्होंने संविधान के अंदर आदिवासी के लिए सबसे ज्यादा हक अधिकार की लड़ाई लड़ी।
अधिकारी कर्मचारी कई जने, उसको ये भी पता, लेकिन पिताजी को राम कब ले गए वो पता है। और ले जाके कहाँ रखा, कौन सी वाटिका में रखा, अशोक वाटिका में, ये पता है। और ये घटना कब हुई थी, कितने साल, 1000 साल पुरानी हुई घटना है रामायण। मैं रामायण का विरोधी नहीं, पर मैं बात करना चाह रहा हूं। 7000 साल पहले बताते हैं, कितना, और संविधान कब बना, कितने हजार साल पहले बना है। या संविधान में हमें जो जो व्यक्ति लड़ा उसके बारे में नहीं पता है हमारे समाज को, तो इसका मतलब वो ज्यादा ही बना होगा, पहले से बना होगा। 25 साल, 1000 साल पुराना बना होगा, कोई नहीं पता है हमें। 75 साल पहले हमारा संविधान बना, उसके बारे में हमने नहीं पढ़ा, हमने नहीं जाना, ना हमें पता चला। लेकिन 7000 साल पहले कौन सी वाटिका में बैठे वो पता है, एक एक बात पता है, पता है कि नहीं पता है। फिर हमारे भाई कुछ बड़द की तरफ भी विचार कर रहे होंगे आज। उन्नीस सौ 13 में क्या हुआ वो नहीं पता। बोला हम तो कहते हैं कई बार कि आप 5000 साल पुराना तो ठीक है, आप 50,000 साल पुराना इतिहास पढ़ो, लेकिन कम से कम अपने जीवन काल में हमारा 500 साल इतिहास, 500 साल का इतिहास पढ़ लो, बस सब पढ़ो आप। 10,000 साल पुराना पढ़ो, 1,00,000 साल पुराना पढ़ो। हमारे कई रिटायर्ड अधिकारी पढ़ते हैं भी, पूरा हम बहुत से करते हैं। हम किसी धर्म के विरोध में नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारा इतिहास क्यों नहीं पढ़ रहे, हमारा इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा। और जिसको पढ़ना वो पढ़े, 5,000, 10,000, 50 साल, 1000 पुराना पढ़े, लेकिन खुद का इतिहास 500 साल का पढ़ लिया करना जरूरी है। 500 साल का इतिहास, और 500 साल का नहीं पढ़े कुछ दिक्कत नहीं, 75 साल पहले जो संविधान बना उसको पढ़ लिया करो। समाज का सर्टिफिकेट लगा के नेता बने, समाज का सर्टिफिकेट लगा के अधिकारी कर्मचारी बने, लेकिन समाज के अधिकार क्या है, वो सर्टिफिकेट कैसे मिला है वो नहीं पता है। तो फिर हम दूसरे समाज को गाली देके क्या करेंगे, क्या वो दोषी है, क्या है, कुछ हद तक ये मान गए, लेकिन सबसे ज्यादा खुद हम दोषी। तो शिक्षा की जो बात कर रहा था, तो शिक्षा पाठ्यक्रम जो स्कूल में, गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, स्कूल में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है उससे हमारा बच्चा क्या बन रहा है, ज्ञानी बन रहा है, शिक्षित बन रहा है। और उस पाठ्यक्रम में कैसा ज्ञान को डाला गया है, जो हमारे इतिहास, हमारे अधिकार, हमारी संस्कृति को ना के बराबर, और जो भी छोटा मोटा हमारी संस्कृति इतिहास के बारे में है उसको धीरे धीरे हटाया जा रहा है। देश के अंदर शिक्षा के मॉडल या शिक्षा के लिए ऐसे आदर्श किसको मानना चाहिए, क्या सावित्रीबाई फुले, क्या कालीबाई कलासुआ, भील कालीबाई कलासुआ, इनको नहीं मानना चाहिए। लेकिन ये किताबों में जो पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, मैं इस बात पे नहीं जाना चाहूंगा। तो अब समझ लो कि हम पाठ्यक्रम पढ़ के हम शिक्षित बन पाएंगे, और बन भी पाएंगे, क्या समाज के लिए लड़ पाएंगे। हम कह रहे हैं कि शिक्षा ही एक माध्यम है, हमारा समाधान शिक्षा के माध्यम से ही होगा। लेकिन अभी जो बताया उस हिसाब से अगर पाठ्यक्रम में है और वो पढ़ के हम अधिकारी कर्मचारी बन गए, क्या वो व्यक्ति समाज के लिए कुछ कर पाएगा, क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं है। वो डिग्रीधारी ग्रेजुएट है, वो ज्ञानी है, डिग्रीधारी। तो पहला ज्ञान पारिवारिक और सामाजिक ज्ञान जो किसी किताब में नहीं मिलेगा। सबसे पहले हमें पारिवारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान देना है बच्चों को। और जो डिग्रीधारी बच्चा अधिकारी बन जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा, लेकिन जिसको पारिवारिक और सामाजिक ज्ञान नहीं है, वो समाज हित में कभी काम नहीं कर पाएगा। आपका ही बच्चा, आप मेरा बच्चा हो, हम आज लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों को मैं कहता हूं 3 प्रकार के एजुकेशन। पहला सामाजिक और पारिवारिक ज्ञान, सेकंड नंबर पाठ्यक्रम वाला जिसके माध्यम से हमको डिग्री मिल सकती है, और तीसरा नंबर जो पाठ्यक्रम में भी नहीं है,
जो हमारा दबा कुचला इतिहास है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कहे कि संवैधानिक अधिकार है, जो पाठ्यक्रम में नहीं है, जो हमें रिसर्च के माध्यम से, सामाजिक संगठनों के माध्यम से या सामाजिक पदाधिकारियों के माध्यम से, फुल टाइमरों के माध्यम से मिले। तो 3 प्रकार का एजुकेशन जरूरी है। और एक ही हमने तो मान लिया है कि स्कूल में पढ़ के टॉप बना देंगे बच्चों को, इंग्लिश मीडियम या बड़ी स्कूल प्राइवेट में भेज के बच्चों को बहुत ज्ञानी बना देंगे, वो जरूर अधिकारी बढ़ जाएगा, लेकिन समाज के प्रति उत्तरदायित्व नहीं रहेगा। जो बात राजनीतिक में लागू होती है वही बात यार नौकरियों में आके लागू हो जाएगी, क्योंकि इससे पाठ्यक्रम को पढ़ के नौकरी लगाए, न कि सामाजिक और पारिवारिक ज्ञान, ना कि उसको रिसर्च के माध्यम से संवैधानिक ज्ञान मिलानी है। इतिहास के बारे में नहीं पता है। अब कहा मैंने कौन सी वाटिका में रखा वो पता है, लेकिन हमारा राइट्स अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में रखा वो नहीं पता है। हम सूरत में 500 साल पूरा या 300 साल पुराना क्या इतिहास था वो नहीं पता है। बोली बोली खत्म कर दी हमने। मैं राजस्थान के अंदर राजस्थानी भाषा का सभी विधायकों ने लिख के दिया, हमने 2 विधायकों ने लिख के नहीं दिया। राजस्थानी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा देने का मांग करवा। मैंने कहा राजस्थानी के नाम से कोई क्षेत्र नहीं था और ना कोई लोग थे। भाषा का निर्माण लोग होंगे तो होंगे, तो राजस्थानी के नाम से कोई लोग नहीं थे। राजस्थान में बुंदेलखंड था, राजस्थान में हाड़ौती था, राजस्थान में मारवाड़ था, राजस्थान में शेखावटी था। तो उस एरिया के लोग होंगे, लोगों के हिसाब से क्षेत्र बना होगा और बोली नहीं होगी, तो हमने लिख के नहीं दिया। अब यहां का क्या है मुझे नहीं पता। हम हर किसी का सम्मान करेंगे, हर भाषा का सम्मान करेंगे, लेकिन दूसरे की भाषा का सम्मान करने के चक्कर में उसकी भाषा को बर्बाद नहीं करेंगे। हमारी बोली भाषा का संरक्षण करना जरूरी है। सबसे बड़े धरोहर है वो आभूषण है, हमारा अदृश्य आभूषण है आपकी बोली संस्कृति। और कई बार मैं खुद फील करता हूं, मैं खुद कहता हूं कि जो हमारे मतलब मन में क्या है कि हमको अच्छी हिंदी अच्छी इंग्लिश नहीं आई इसका मतलब हम अनपढ़ है। तो जिसको अच्छी इंग्लिश अच्छी हिंदी आती है वो हमारे भाई गया अधिकारी, जो अधिकारी कार्यालय में गया और सामने वाला ने बोला इंग्लिश में हिंदी में और हमारा भाई नहीं बोल पाया, तो उसकी नजर में हम कौन है? गवार, अनपढ़, नासमझ, ये कहते हैं कि। और हम खुद भी ये फील करते हैं कि हमको अच्छी इंग्लिश अच्छी हिंदी अच्छी गुजराती नहीं है, इसका मतलब हम तो अनपढ़ है, गवार है, कमजोर है। अब मुंह भी बोलियो और मोरेवान समझ में नहीं आती तो मार नजर में चलो भी गवार है। तो स्वाभाविक है आपकी बोली जो 400-500 साल पहले निर्माण हुआ, जो बोली मुझे नहीं आई, और 6-7 हजार साल पुरानी मेरी बोली वो आपको समझ में नहीं आई, तो आपकी नजर में अगर मैं गवार हूं तो मेरी नजर में आप भी गवार हो। ये सोच डेवलप करने की जरूरत है। बोली का अर्थ ये नहीं होता है कि आपका कैटेगरी या आपका वो बोली एक माध्यम है अपनी बात अपनी भावना को सामने वाला को समझाना। अगर मेरी बोली में सामने वाला मेरी भावना को नहीं समझता है, उसकी बोली में या उसकी भावना को मैं नहीं समझा, तो वो मुझे गवार समझता है, तो मेरी नजर में वो भी गवार है। ये मानसिकता बोली को लेके हमारे सबके अंदर आनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ फॉरेस्ट राइट एक्ट, पैसा एक्ट और संविधान के 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची, इन संवैधानिक के लिए सबको जिम्मेदारी लेके काम करना पड़ेगा, संस्कृति को लेके काम करना पड़ेगा, और राजनीतिक चेतना भी बहुत जरूरी है आने वाले समय में। यही मैं जहां तक समझता हूँ उस समाधान की सीढ़ी वही है, उसको हमें, और जहां तक हो सके कोई भी भाई किसी भी धर्म में हो, किसी भी पार्टी में हो, कहीं पर भी हो, हम सबको एक जगह लाने की जरूरत है। हमारे लोग एकदम आकर्षित हो जाते हैं, जो पिछले विधानसभा चुनाव में देखा। मैं किसी पार्टी के बारे में कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो एकदम मूवमेंट हुआ एक तरफा, और मैं जहां तक समझता हूं वो आपका भला नहीं कर सकते, आपका समय वो कहते हैं बर्बाद कर सकते हैं, आपकी एनर्जी को बर्बाद कर सकते हैं, आपके माइंड को बर्बाद कर सकते हैं। आपका भला वो पार्टियां नहीं कर सकती। आने वाले समय में आपको ये आभास होगा
पर आभास होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि समय चला जाएगा। 5 साल निकल के 5 साल और निकल जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय आदिवासी, जय दिल प्रदेश, जय स्वीकार। मैंने बोला